आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से 60, जिसमें 56 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन जो है फंडामेंटल टॉपिक में मैं आपको करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला। आपके पास ये फॉर्मूला है C4H11N, इससे आपको पॉसिबल प्राइमरी अमीन्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको एक आइडिया किसके बारे में होना चाहिए, अमीन्स की डिग्री के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर मैं अमीन्स की डिग्री के बारे में बातें करता हूं तो एक होता है आपके पास 1 डिग्री, एक होता है आपके पास 2 डिग्री और एक होता है आपके पास 3 डिग्री। अगर मैं तीनों ही के एक एक एग्जांपल को उठाता हूं तो 1 डिग्री में आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से CH3, यहां पर CH2 और यहां पर NH2। आपको जो ध्यान देना है वो इस जगह ध्यान देना है कि नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी तरीके से मैं 2 डिग्री की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3, यहां पर N, यहां पर H और यहां पर CH3। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, नाइट्रोजन पर कितना हाइड्रोजन लगा है, 1 लगा है। या फिर मैं बात करता हूं 3 डिग्री की तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 N CH3 और यहां पर CH3। तो यहां पर नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 0 हाइड्रोजन लगे हैं। या तो आप याद करने का तरीका ऐसे रख सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हो तो 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन लगा हो तो 2 डिग्री और 0 हाइड्रोजन लगे हो तो 3 डिग्री। ऐसे याद नहीं करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो, यदि एक एल्काइल ग्रुप लगा हो तो आपके पास होता है 1 डिग्री, यदि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हो तो आपके पास होता है 2 डिग्री। और वो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यदि 3 एल्काइल ग्रुप लगे हो तो आपके पास 3 डिग्री। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता चुके हैं इनकी डिग्री के बारे में। अब सवाल क्या है, C4H11N। चलिए सवाल शुरू करते हैं। C4H11N, आपको क्या बताना है कि कितने 1 डिग्री हैं, कितने प्राइमरी हैं। तो आपके पास यही फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखने को मिलने वाला है। यहीं पर एक खास बात और बताता हूं कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, यदि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने पढ़ाया भी था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। तो देखो, अब सबसे पहले जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आप 4 कार्बन बना लो भाई, और इसके साथ क्या लगा दो, NH2। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, हाइड्रोजन अपने आप लगाते जाना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप इस तरीके से 4 आपने बना लिया, इस बार NH2 को आपने कहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया। क्या ये स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है और दोनों ही 1 डिग्री हैं। अब और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और पॉसिबिलिटी आप कुछ इस तरीके से कर दो, यहां पर आप क्या कर दो, C लगा दो और यहां पर आप क्या कर दो, NH2 कर दो। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो, देखो पहले आपके पास बात को समझना, पहले आपके पास आपने 4 कार्बन में खेल करना स्टार्ट किया। 4 कार्बन को सीधे बैठाया, NH2 लगाया, फिर 4 कार्बन को फिर से सीधे बैठाया, NH2 लगाया। लेकिन क्या NH2 को आप यहां लेके जाओगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा, नहीं आएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, मेन चेन में 3 कार्बन ही रख दिए, तो एक मैंने साइड चेन में लेके गया तो एक ये डिफरेंट आ गया। क्या यहां से एक डिफरेंट और नहीं आ सकता, कार्बन 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 और यहां पर कार्बन और यहां पर NH2। अब मुझे बताओ, क्या इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 कार्बन का तो कुछ हो नहीं सकता, अरे उसको कैसे बनाओगे। तो आपके पास यहां पर 1 2 3 4 क्या है, तो 4 आंसर आ जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। तो ये एक स्टार वाला क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको जब भी ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले बड़ा, जैसे 5 होते तो 5 कार्बन की सीधी चेन बनाओ, 6 होते तो 6 कार्बन की सीधी चेन बनाओ, फिर 6 में सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो, फिर आप 5 चेन बनाओ 5 कार्बन की साइड चेन लगा के, फिर 5 में सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो, फिर आप 4 कार्बन की साइड चेन लगाकर बनाओ, फिर 4 से आप 3 पर जाओ। इस तरीके से आप बड़े वाले कार्बन से छोटे छोटे कार्बन की तरफ बढ़ के ऐसे सवाल कर सकते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरीके से सिखाते हुए, क्योंकि ये सब चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें समराइज होने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 57, कीटो इनॉल। अरे भाई, ये सवाल तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है। कीटो इनॉल टॉटमिज्म इज ऑब्जर्व्ड। क्या बताया था मैंने इसके बारे में, यदि X डबल बॉन्ड Y है और वहां पर कार्बन है और कार्बन पर क्या है, H, तो आपके पास इनोलाइजेबल H होना चाहिए टॉटमिज्म शो करने के लिए। इसमें अगर बात करते हैं तो देखो X डबल बॉन्ड Y तो है, लेकिन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है
और यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है तो ये आपके पास प्रोटोनिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। इसमें देखो यहाँ पर देखो, समझते हैं, X डबल बॉन्ड Y, ठीक है, और यहां पर क्या है आपके पास ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बिल्कुल दिख रहा है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस पर इनलाइजेबल H है, तो ये वाला तो हो सकता है ना। चेक कर लेना आप लोग एक बार, गलत अगर हो जाए तो उसको सही कर लेना, दिल पे मत लेना, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अरे X डबल बॉन्ड Y है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही हो जाएगा। यहाँ पर चेक कर लो, इस वाले केस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास दो आंसर आ जा रहे हैं, ठीक है। या मुझे नहीं पता ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप जब इसको इस तरीके से देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उस पर क्या है आपके पास इनोलाइजेबल H है, तो यहाँ पर आपके पास आराम से बन सकता है। और यहाँ तो दोनों ही तरीके से बन सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो चुकी है। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन हाइड्रोजन, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। देखो बात को समझना, ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है। देखो कैसे, यहां पर कार्बन की बात की गई है, यहां पर हाइड्रोजन की बात की गई है, और ये कितना है आपके पास 40%। और यहां पर कितना है आपके पास, कुछ सवाल में मुझे गड़बड़ी लग रही है। यहां पर ऐसे सवाल मैंने गलत लिख चुका है, हो सकता है। एक काम करो, इस सवाल को थोड़ा सा हम बदल लेते हैं, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है। इस सवाल को एक चीज कर लेते हैं, यहां पर हल्का सा चेंज करते हैं। ये जो आपको 66.6% दिख रहा है ना, इसको आप कर लो 6.66, तो यहां से 40 हो गया, यहां पर आपके पास 6.66 हो गया। और एक ऑक्सीजन और ले लो। इस सवाल को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, शायद से मैंने गलत लिख दिया है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 46 हो गया, और यहां से आपके पास 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी कितना रहा होगा, है ना, 34, ऐसे 100 समथिंग होना चाहिए पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक दूसरा और एलिमेंट ले लिया है, एंड ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कितना है 53.34, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये सवाल हल्का सा गलत हो चुका था, इसको मैंने सही कर दिया। अब क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले ये आपके पास क्या है, परसेंटेज है, और आपके पास इन सब का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। इसका कितना है 12, इसका कितना है 1, इसका कितना है 16। वहीं पर अगर आप इनका रिलेटिव रेशियो निकालोगे तो कितना जाएगा 40/12, क्योंकि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। ये बातें आप 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर 6.66/1, यहाँ पर 53.34/16, क्लियर है। तो यहाँ से कितना जाएगा, समथिंग 3.33 आ जाएगा, समथिंग, यहाँ पर समथिंग 6.66 आ जाएगा, और यहाँ पर भी समथिंग 3.33 आ जाएगा। अरे डिवाइड करना तो आता होगा। अब इसमें से स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा आ जाएगा, जो आपको इनमें सबसे छोटा दिख रहा है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो 3.33 से आप डिवाइड कर दो, इन सबको 3.33 से डिवाइड कर दो, लो कर दिया। इस तरीके से निकालते हैं, और इसको भी 3.33 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 1, खत्म हो गया। तो इनके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, CH के नीचे 2 और यहां पर O, तो CH2O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या ऑप्शन मैच हो, थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो जा रहा है।
सबसे पहले ये सवाल गलत लिख चुका था, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा सही किया। सही करने के बाद इस तरीके से ये तरीका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का। परसेंटेज दी हो, डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, रिलेटिव रेशियो आ जाएगा, फिर स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना पड़ता है, जो सबसे छोटी वैल्यू हो उससे डिवाइड कर दो सभी को। यदि ये वैल्यू फ्रैक्शनल होती तो आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देते उसको बनाने के लिए, फ्रैक्शनल हटाने के लिए। ठीक है, हो गया होगा सवाल ये। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करता हूं तो क्या है, द आईयूपैक नेम फॉर लैक्टिक एसिड। तो देखो यार सवाल बहुत आसान है, लेकिन जब तक लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक कैसे कर पाओगे। CH3C, यहां पर OH, यहां पर COOH और यहां पर H। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है तो बताओ सबसे पहले क्या लगाओगे, नंबरिंग रूल से पहले क्या होता है, सिलेक्शन रूल। तो ये इस तरीके से हो गया आपके पास सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के बाद नंबरिंग रूल क्या लगाओगे, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये आपके पास इसके लिए क्या लिखोगे आप, प्रीफिक्स। अरे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो COOH है, तो सफिक्स किसके लिए लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, लो भैया 2 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन का, प्रो, फिर क्या जाएगा एन, और फिर क्या जाएगा ओइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज द करेक्ट नाम। देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है सेकंड वाला। आसान था, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऐसे ही टार्टरिक एसिड का भी पूछ सकता है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में होने चाहिए। लास्ट सवाल की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। सबके स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले। एरोमेटिक कौन सा नहीं है, ध्यान से सवाल पढ़ लेना, यही पूछा है। फिर यहां पर क्या पूछा है, पायरोल पूछा है। फिर यहां पर क्या पूछा है, फ्यूरिन पूछा है। देखो 3 के आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता ना। अब पिपरिडीन का स्ट्रक्चर नहीं पता मान लो, और हमें पता नहीं भी करना, हमें नहीं करना, बाकी आगे कोई कंपाउंड आएगा तब मैं आपको पिपरिडीन, पिरिमिडीन, इन सबके और थोड़े बहुत नाम होते हैं वो बता दूंगा। देखो पेरिडीन, पायरोल और फ्यूरिन ये तीनों तो एरोमेटिक हैं, इसमें तो कोई नो डाउट है यार, बहुत अच्छे से बता रखा है आपको एरोमेटिसिटी के टाइम पर। देख लो ना, आप चेक कर लो, सभी साइक्लिक हैं, सभी प्लेनर हैं, सभी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनली कौन सा बचा, पिपरिडीन बचा। तो ये आपके पास हो जाएगा जो नॉट एरोमेटिक है, बाकी सब तो क्या है एरोमेटिक है, तो इसलिए नॉट एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आएंगे नहीं। तो कभी कभी सवाल में यदि आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो आप जो स्ट्रक्चर पता है उन्हीं से आंसर कर सकते हो। बात समझ गए क्या, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर के टाइम आपका जो खुद का दिमाग है वो भी वहां पर उसकी इंटेलिजेंस की एक परीक्षा होती है। सिर्फ ये नहीं कि जो आपको आता है वही वहां पर, नहीं, कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपको नहीं भी आता हो तो किस तरीके से आप वहां पर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, आर्ट ऑफ पेपर सॉल्विंग, पेपर करने का तरीका, ये सब आपको धीमे धीमे मेरे साथ यहाँ पर सीखनी है। बाकी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी जब हम स्टार्ट करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।